वहीं कांग्रेस का एडिशनल 2.5% वोट भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की 35 सीटें हो सकती है कि अगर केजरीवाल जी सीएम नहीं बनेंगे, महिला वोटरों का ज्यादा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। नमस्कार दोस्तों। हम लोग आज दिल्ली चुनाव के बारे में बात करने वाले हैं, जिसकी पोलिंग 5 फरवरी की है और जिसके रिज़ल्ट 8 फरवरी को आएंगे। लेकिन चुनाव में बात करने से पहले एक बार दिल्ली की पॉलिटिकल हिस्ट्री को समझ लेते हैं और थोड़ा सा कंटेक्स्ट बिल्ड कर लेते हैं। दिल्ली में पहले विधानसभा चुनाव बहुत पहले, आज से बहुत साल पहले 1952 में हुए थे, जिसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन उसके बाद से स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंतर्गत दिल्ली में कोई भी चुनाव नहीं हो पाए थे। उसके बाद दिल्ली में जो चुनाव हुए थे वो 1993 में हुए थे, जब भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार बना पाई थी। और उस चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली में अलग अलग 3 मुख्यमंत्री बने थे, मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी और सुषमा स्वराज जी। लेकिन 1998 के बाद से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कभी भी अपनी सरकार नहीं बना पाई है। 1998 के बाद से 2013 तक दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। 2013 के बाद से कहीं ना कहीं दिल्ली में कांग्रेस का एक डाउनफॉल हुआ है और उसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को होता दिखा है। तो 2013 के एंड से रफली आम आदमी पार्टी की यहाँ पर कंटिन्यूस सरकार रही है, जिसमें ज़्यादा समय तक अरविंद केजरीवाल जी सीएम थे और अभी आखिरी में पिछले 2-3 महीनों से आतिशी जी सीएम रही हैं। हालांकि दिल्ली एक बहुत छोटा सा राज्य है, जिसमें केवल 7 लोकसभा सीटें और 70 विधानसभा सीटें आती हैं। बट ये पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बिकॉज दिल्ली कहीं ना कहीं एक सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स बोला जाता है, जहाँ पर केंद्र सरकार भी रहती है। तो उसके हिसाब से जो दिल्ली का इंपॉर्टेंस है चुनाव में, वो काफ़ी ज़्यादा रहता है। अगर हम आज के चुनावों की बात कर रहे हैं तो इन चुनावों में सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में दिख रही है। 2024 लोकसभा के बाद से किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में और महाराष्ट्र में इतनी एक बम्पर जीत के साथ अपनी सरकार बना पाएगी। अभी एक भारतीय जनता पार्टी के पास मोमेंटम है, लेकिन क्या ये इनफ रहेगा आम आदमी पार्टी को हराने के लिए? इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए 5 अलग अलग फैक्टर हैं जिस पर हम लोग को बात करनी पड़ेगी। सबसे पहला फैक्टर है डिफरेंशियल वोटिंग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में। पिछले 10 सालों से देखा जा रहा है दिल्ली में कि लोकसभा चुनाव के अंदर 2014 से ही भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव आते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने उस परफॉर्मेंस को मीट नहीं कर पाती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी 54% वोट शेयर के साथ दिल्ली में 7 के 7 लोकसभा सीट जीत पाई थी, वहीं दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जो 2020 फरवरी में हुए थे, भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 39% था और आम आदमी पार्टी अपने दूसरे कॉन्जिक्यूटिव टर्म में एक बम्पर सीट के साथ अपनी अपनी सरकार बना पाई थी। क्या इस चुनाव में भी ये वाला फैक्टर इतना इम्पोर्टेंट रहेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी वापस अपना वोट शेयर रिटेन कर पाएगी? जो लोग भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में वोट करते हैं, क्या वो लोग वापस भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में वोट करेंगे? ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको देखने के लिए हमारी टीम ने एक छोटा सा एनालिसिस किया कि मान लीजिए 2020 वाले ही वोट शेयर में दिल्ली के अगर भारतीय जनता पार्टी हर सीट पर अपना 5% वोट शेयर बढ़ा लेती, तो भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर रफली 43% होता और आम आदमी पार्टी का वोट शेयर रफली 48% होता। इस वोट शेयर के साथ अगर चुनाव होते, यानी भारतीय जनता पार्टी अपना लोकसभा का वोट अगर थोड़ा भी रिटेन करती, थोड़ा ज़्यादा रिटेन कर पाती, तो पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 23 सीटें होती और आम आदमी पार्टी की 47 सीटें होती। यानी सिर्फ 5% के अंतर से भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर 5% बढ़ने से भारतीय जनता पार्टी की सीट शेयर 8 से 23 हो रहा था। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी अपना सीट काउंट, अपना अपना वोट शेयर 5% की जगह अगर 7.5% बढ़ा लेती, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं सरकार बना पाती, मेजोरिटी में आ जाती। इसका मतलब जो भारतीय जनता पार्टी ने 54% से 19% 39% तक ड्रॉप किया था, अपना अपना वोट शेयर
15% ड्रॉप किया था, अगर वही आधा वोट शेयर भी रिटेन कर लेती, 7.5% भी रिटेन कर लेती, तो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बन चुकी होती। भारतीय जनता पार्टी की कुछ 36 सीटें आती। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा और वोट शेयर रिटेन कर पाती, मान लीजिए 10% का वोट शेयर रिटेन कर पाती, तो भारतीय जनता पार्टी की 39 सीटें होती। तो ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि दिल्ली में जो भाजपा का वोटर है, जो लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, वो भाजपा के पास वापस कितना आ रहा है। अगर पहले से ज़्यादा आ जाएगा तो कहीं ना कहीं एक कांटे की टक्कर या कुछ उलटफेर देखने को मिल भी सकता है। मैं दूसरे फैक्टर पर आता हूँ, कांग्रेस का प्रदर्शन आम आदमी पार्टी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहेगा। 2013 के बाद से कभी भी कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है असेंबली चुनाव में। 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर 5% से भी कम रहा है, रफली 3-4% के आसपास का वोट शेयर रहा है कांग्रेस का, और इसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलता है। अगर कांग्रेस अपना थोड़ा सा भी वोट शेयर बढ़ा पाती है, मान लीजिए 2.5%, 3% का वोट शेयर बढ़ा पाती है, और भारतीय जनता पार्टी अपना 5%, जो हमने एनालिसिस इसके पहले किया था, भारतीय जनता पार्टी अपना 5% वोट शेयर बढ़ाती है और कांग्रेस अपना 2.5% वोट शेयर बढ़ाती है, तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जहाँ की भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों पर थी और 5% वोट शेयर बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी 23 सीटों पे आ रही थी, वहीं कांग्रेस का ये एडिशनल 2.5% वोट शेयर बढ़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों की 35 सीटें हो सकती थी। आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए। इसके साथ साथ कांग्रेस का जो परफॉर्मेंस है वो उन सीटों पर भी काफ़ी काम आएगा जहां पर दलितों का और मुस्लिम का एक अच्छा खासा वोट शेयर है। हमारे आकलन के हिसाब से ऐसी 22 सीटें हैं जहां पर दलितों की संख्या वोटर्स में 20% या उससे अधिक है, और ऐसी कुछ 11 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम वोटरों की संख्या 20% या उससे अधिक है। 2013 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी इन 11 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में से 6 सीट जीत कर आई थी, जहाँ की वोट स्प्लिट हो गया था। लेकिन अगर 2015 और 2020 की बात करें तो कांग्रेस पार्टी का इन सब सीटों पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा है, और इसका सीधा फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ही ये सारी की सारी सीटें जीत कर आ पाई है। यही चीज़ हमको एससी बाहुल्य सीट में देखने को मिली थी, जहाँ की 2013 में से 22 में से आम आदमी पार्टी 13 सीट जीत कर आई थी, भारतीय जनता पार्टी 6 सीट जीत पाई थी और कांग्रेस 3 सीट पर थी। लेकिन कांग्रेस का परफॉर्मेंस डाउन होने से 22 की 22 सीटें 2015 में और 2020 में आम आदमी पार्टी जीत पाई है। तो कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मैं अपने तीसरे फैक्टर पर आता हूँ। दिल्ली में कास्ट से ज़्यादा क्लास फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है। क्लास फैक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। हम अगर बाकी स्टेट की बात करते हैं, यूपी की बात करते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम बोलते हैं यादव का वोट है, मुस्लिम का वोट है, ब्राह्मण का वोट है, राजपूत का वोट है। लेकिन दिल्ली का अगर हम देखा जाए, और आप दिल्ली की अगर पिछले 10-15 साल की पॉलिटिक्स देख रहे होंगे, तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा झुग्गी झोपड़ी, ग्रामीण क्षेत्र, अनऑथराइज्ड कॉलोनी, इस टाइप के टर्म यूज़ करते हैं वोटरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। तो हमारे डेटा के हिसाब से दिल्ली में लगभग 30% के आसपास झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, 10% के आसपास ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, जो जिनको मतलब गांव या मतलब डेरा बोला जाता है, और 60% के आसपास प्लैन्ड एरियाज या अनऑथराइज्ड कॉलोनीज है। आम आदमी पार्टी ने 2013 में और 2015 वाले चुनाव में बहुत ही ज़्यादा ये झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर्स पर फोकस किया था, कि जो भी आपके बेसिकली गरीब वोटर्स होते हैं, जिनके पास खाने की दिक्कत थी, जिनके पास घर की दिक्कत, पानी की दिक्कत, बिजली की दिक्कत थी, तो आम आदमी पार्टी ने अपने शुरुआती सालों में निचले तबके के वोटरों पर बहुत ज़्यादा फोकस किया था। इसमें डेफिनेटली इसको हम कास्ट से भी लिंक कर सकते हैं, बट अब दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग जातियों के लोग भी रहते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोअर कास्ट के लोग ही यहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी ने बहुत ज़्यादा फोकस ये झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर्स पे किया था, जिसके चक्कर में ये उनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वोट बैंक बन गया। और भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इस चीज़ में काफ़ी वीक रही थी, कमज़ोर रही थी झुग्गी झोपड़ी वाले वोटर्स में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर था वो प्लैन्ड एरियाज़ या अनऑथराइज कॉलोनी में फिर भी एक ठीक था।
पर जैसे ही हम लोग झुग्गी झोपड़ी में आते हैं, भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस यहाँ पर काफ़ी ख़राब थी। तो मैं अपने चौथे पॉइंट पर आता हूँ, इम्पैक्ट ऑफ अरविंद केजरीवाल नॉट बीइंग द सीएम फेस फॉर आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी पिछले 10 से 15 वर्ष में दिल्ली के सबसे पॉपुलर नेता बन चुके हैं, सबसे पॉपुलर नेता। और उनके टक्कर में उनके आसपास कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में भी और कांग्रेस में भी कोई ऐसे चेहरे नहीं है, बहुत सारे चेहरे हैं, बट एक उनके जो ओहदे को टक्कर दे पाए ऐसा कोई भी एक सिंगल चेहरा नहीं है। पिछले जो 2 चुनाव हुए थे 2015 में, 20 में, उसमें अरविंद केजरीवाल ही आम आदमी पार्टी का सीएम चेहरा थे। लेकिन अभी पिछले कुछ 1 साल में ऐसा हुआ है, और जो कोर्ट की हियरिंग आई है, जो कोर्ट ने ऑर्डर दिए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी सीएम पद पर अगर आ भी जाते हैं तो वो किसी भी फाइल को ऑफिशियली साइन नहीं कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं एक दिक्कत रह सकती है आम आदमी पार्टी के लिए कि अगर लोग मान लिए कि अगर केजरीवाल जी सीएम नहीं बनेंगे तो बहुत सारा तबका, बहुत सारा सपोर्ट जो आम आदमी पार्टी को सिर्फ केजरीवाल जी के चक्कर में मिलता था, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पास आ सकता है, जो केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लिए एक चिंता का विषय होगा। मैं अपने 5वें पॉइंट पर आता हूँ, महिला फैक्टर। अभी पिछले 3-4 महीनों में देखा जाए तो पूरी जो दिल्ली की पॉलिटिक्स है, मैं सिर्फ दिल्ली ही नहीं, मैं पूरे देश की बात करूँगा, जो पूरे देश की पॉलिटिक्स है वो महिला वोटरों को इन्फ्लुएंस करने में लगी है। हमने झारखंड चुनाव देखे, महाराष्ट्र चुनाव देखे, जहाँ पर महिला वोटरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए सारी पार्टियों द्वारा अलग अलग स्कीम लाई गई। महिलाओं को हर महीने कुछ कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। महिला सम्मान योजना बोल सकते हैं, लाडली बहना योजना बोल सकते हैं इसको, अलग अलग योजनाएं हैं पर अलग अलग राज्यों में। लेकिन इन सब योजनाओं के अंतर्गत कहीं ना कहीं महिलाओं को पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है और महिला वोट बैंक को साधने की एक एक कोशिश हो रही है। यही चीज़ हमको दिल्ली में भी देखने को मिल रही है कि आम आदमी पार्टी ने तो प्रॉमिस किया ही है क्योंकि वो सरकार में थे, बट उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टियां भी महिला वोटरों को साधने में लगी हुई हैं। ये देखना इम्पोर्टेंट रहेगा कि महिला वोटर कितनी अधिक संख्या में आम आदमी पार्टी या भाजपा के लिए वोट करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार है और उनके पास अभी एक महिला सीएम है, तो कहीं ना कहीं महिला वोटरों का ज़्यादा फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। लेकिन इन्हें कितना फ़ायदा मिलेगा ये तो चुनाव के बाद ही अपने को पता चलेगा। तो मैंने दिल्ली के चुनावों को लेकर पांच प्रमुख फैक्टर बोले जिसमें दिल्ली का चुनाव डिपेंड करेगा। मैं फिर से उन सब फैक्टर को समराइज़ करता हूँ एक बार। पहला था डिफरेंशियल वोटिंग पैटर्न इन लोकसभा एंड विधानसभा। दूसरा पॉइंट था इम्पैक्ट ऑफ कांग्रेस ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ आम आदमी पार्टी। तीसरा चुनाव था दिल्ली में कास्ट से ज़्यादा क्लास फैक्टर इंपॉर्टेंट रहता है। मेरा चौथा पॉइंट था इम्पैक्ट ऑफ केजरीवाल जी नॉट बीइंग द सीएम। और मेरा पांचवा फैक्टर है महिला फैक्टर। थैंक यू।